स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इकोविजन 10 में। आज हम कक्षा 10वीं के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 हिंदी का शुरू करने जा रहे हैं और इसका पार्ट 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और देख सकते हैं। वैसे चलिए तो पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है हमारा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जाति प्रथा, अणुबम, श्रम विभाजन, दूध पानी, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो कौन सी रचना इसमें से है ये बताना है। द कास्ट्स इन इंडिया, द अनस्टेबल, यू आर दे, हु आर सुधराज, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑप्शन नंबर ए में जो बुक दिया गया है वो भी उन्हीं की रचना है और दूसरा भी वही है, तीसरा भी उन्हीं का है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल इसमें ऑप्शन दिया है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। तो सेन साहब जो हैं वो पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत कहाँ बसता है। तो भारत आपका गांवों में बसता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लोगों के मन में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। आंसर इसका सही हो जाएगा भारत गांवों में बसता है। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत क्या है। महाभारत एक पुराण है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर देखते हैं। कह रहा है बहादुर कौन था। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर निराला का साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व जो है वो एक शास्त्रीय गायक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर पिताजी ने किसको मारा था। ऑप्शन है दीदी को, माँ को, संतू को, भग्गू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदी को, बिकॉज ऑफ कहानी में दीदी रो रही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है पक्का महाल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। एक इलाका का नाम है पक्का महाल। महाल हो गया, यहाँ पे महल लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। गांधी जी है वो शिक्षा का उद्देश्य सही में मानते हैं चरित्र निर्माण को। शिक्षा बेकार है जब व्यक्ति के पास उसका अच्छा चरित्र ना हो, उसका चरित्र खराब हो तो उसका शिक्षा बेकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर कह रहा है ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो ब्रह्म का निवास जो है वो हर जगह नहीं, काम क्रोधहीन व्यक्ति में ही होता है। जो अच्छे काम करे और क्रोध ना करे, शांति से रहे, वो उसी में होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। तो गुरु कृपा का महत्ता का वर्णन जो है वो सिंपल सा बात है कि उनका नाम गुरु से यहाँ शुरू होता है, इनका भी गुरु से शुरू होता है। तो ये एक
मान लीजिए मीम है जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो गुरु कृपा की महत्ता गुरु नानक जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, रसखान को किसने दीक्षा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है किस काल के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति काल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घनानंद जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से कवि का तात्पर्य है ब्रिटेन के लोग से। ब्रिटेन के लोग को वो विदेशी मानते थे। चलिए अगला प्रश्न, कविता में कहा गया है उसमें कि ब्रिटेन के लोग विदेशी माने गए हैं कविता में, इसीलिए। चलिए 21 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कहता है इनमें कौन नाट्य कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सौभाग्य। ये एक नाट्य कृति है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीता प्रकाशनी जो है वो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। भारत माता कविता में उन्हीं के भारत माता के कविता जो है वो भारत माता के बारे में ही उनका बहुत सारा नाम लिया गया है। उसमें से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत माता कविता आप जरूर पढ़िएगा और उसका आंसर देना आपको आसान हो जाएगा। दोस्तों चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसान और मजदूर। क्योंकि देवता तो नेता हो नहीं सकते, शिक्षक और मंत्री तो ये एक कर्मचारी हैं, इसलिए किसान मजदूर पर ही जनतंत्र चलता था। इन्हीं लोग से टैक्स वसूला जाता था। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर के चौक पर। कविता में हिरोशिमा जो कविता है उसमें यही दर्शाया गया है कि नगर के चौक पर सूरज निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है वो इन्हीं दिनों जो काव्य संग्रह है उसी से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या इन्हीं दिनों हो रही है, तो इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गफलत। गफलत एक उर्दू शब्द है, बस इतना याद रखिए कि हमारी नींद में नींद मीन्स गफलत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया? अब आ गए हैं हम लोग व्याकरण में और इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, य को व्यंजन में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, च। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है सदानंद का सही संधि विच्छेद तोड़ कर बताना है। सदानंद की सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा सत्य प्लस आनंद। संस्कृत आप पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा कि त और अ मिल करके द बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं। 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद करें। यहाँ भी देखिए संधि विच्छेद ही आया है, इसका मतलब है कि एग्जाम में भी आपको 2 प्रश्न संधि विच्छेद से पूछेगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। रेखांकित, देखिए यहाँ पे गांधी जी रेखांकित किया गया है, गांधी जी जो शब्द है, तो इसका संज्ञा बताना है कि ये कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, बिकॉज ऑफ व्यक्ति हैं गांधी जी और इन्हीं का नाम है, तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। खास नाम, आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में। चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्म्य शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है महात्म्य शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो इस वाक्य में जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कौन सा सर्वनाम है यही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैं जो है सर्वनाम है। आपने पढ़ा होगा यह, वह, मैं, तुम इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है, तो ये सब सर्वनाम है, ऐसे पढ़ा होगा आपने। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाहर कोई रो रहा है, यहाँ पे वाक्य पर ध्यान दीजिए। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा सर्वनाम है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कोई। इसमें हो जाएगा कोई सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है, सभी तो वही लिखा है लेकिन उसमें जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है, और शब्द, सही शब्द लिखने का तरीका। चलिए 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कवियत्री। देखिए क, यहाँ पे कवित्री लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ पे ऐसे होता है कवित्री। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो इसमें शराब, शक, शील, शहद ये सब हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शराब। शराब एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर देखिए कितना आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राण। प्राण को हम प्राणों तो ऐसे तो कह नहीं सकते, क्योंकि प्राण एक ही ना होता है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, असमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कभी कभी आपको भी कोई आसमान पे चढ़ा देता होगा, तो आप सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अधिक प्रशंसा कोई करता है तो उसे आसमान पे चढ़ाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, वह वस्तु जो नाशवान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। ये यहाँ पे अनेक शब्द दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नश्वर। देखिए नाशवान से नश्वर बन गया, कितना आसान है, तो आप बता सकते हैं आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करें। सकर्मक क्रिया यह व्याकरण है, और ये आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिघलना। तो सकर्मक क्रिया क्या है, पिघलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण इसमें बताना है। देखिए इसमें देखने के बाद लगता है कि बहुत सारा विशेषण ही यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ लॉजिक है, उसका आंसर कुछ अलग होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सच्चा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में विशेषण है, फिर वही क्वेश्चन, फिर विशेषण पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न इसी का आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर आकर्षक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब विपरीतार्थक शब्द बताना है। प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप
कंफ्यूज हो जाते होंगे कि वर्तमान हो जाएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्वाचीन। प्राचीन का विपरीत अर्वाचीन होता है, न कि वर्तमान। वर्तमान हमारा गलत हो जाएगा, तो वर्तमान कभी मत मारिएगा, टिक मारिएगा तो अर्वाचीन। अर्वाचीन प्राचीन। देखिए कितना शब्द एक जैसा है, तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूखे को भोजन दो। वाक्य देखिए यहाँ पे, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे को यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो आपको लग रहा है कि कर्म को आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं। कर्म का चिन्ह को होता है, तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे भोजन, भूखे के लिए भोजन देना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कीजिएगा तो आपको यहाँ पे के लिए नजर आएगा। तो संप्रदान में आता है के लिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45। शताब्दी में समास है, तो शताब्दी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि इसमें शब्द का यूज किया जाएगा। शताब्दी यानी कि क्या होता है? शताब्दी, सदी जो होता है वो सब, तो शताब्दी 100 ईयर होता, इसमें अंक आ गया है कि नहीं, तो इसीलिए ये द्विगु हो जाएगा। द्विगु जिस भी शब्द में अंक का जिक्र किया जाता है, संख्या का, तो वो द्विगु हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भरपेट। चलिए भरपेट अवयवी भाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यानी कि जो पहले लगा रहता है, तो इसमें बे है या बेई है, तो ये सब इसमें देखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बे, केवल बे, क्योंकि ईमान जो है एक शब्द है, सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द में एक ही शब्द जोड़े तो हमारा अर्थ बदल गया। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 3 ही प्रश्न बच गए हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि ये भी प्रश्न समझ में आ जाए। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने हैं। देखिए वाक्य पहचानने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं स्टूडेंट्स को, और ये थोड़ा कठिन भी, पढ़ने के बाद आसान हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है वह खाना पकाती है। देखिए यहाँ पे मैं इन सब में डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ कि है क्या। वह खाना पकाती है, ये तो आंसर हो गया, ये सही है। ठीक है, मेरे को घर जाना है, कभी आपने हिंदी में मेरे को यूज करते हैं तो वो गलत है, वो वाक्य सही नहीं है। मेरे को, मुझे घर जाना है ऐसे बोल सकते हैं। अगला देखते हैं वाक्य में क्या डिफेक्ट है। तो इसमें है मेरा नाम आनंद जी है। अपने नाम के साथ आप जी खुद नहीं लगाते हैं, आप कभी भी बोलते हैं तो इसलिए इसमें भी डिफेक्ट है। चलिए तीसरा देखते हैं इसमें क्या डिफेक्ट है। तुम्हारे को घर जाना है। देखिए यहाँ भी इसमें डिफेक्ट है, तुम्हारे को। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हारे को नहीं, यहाँ पे तुम्हें घर जाना है ऐसे बोलता तो ये सही होता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। लालच का पर्यायवाची शब्द है। तो लालच का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका ऑप्शन देखिए कितना कंफ्यूज्ड ऑप्शन है। तृष्णा, लालसा, प्रलोभन, मत्सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रलोभन। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्रलोभन और लालसा। आपको लगता होगा कि लालच का दोनों ही सही आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं। लालसा, लालसा का अर्थ हो जाता है किसी चीज की चाह, लेकिन लालच का अर्थ हो जाता है कि नहीं वो गारंटी के साथ चाहिए, तो वो लालच हो गया कि हाँ जी ये मुझे चाहिए तो चाहिए। चलिए 50 नंबर प्रश्न है माता पिता किस समास का उदाहरण। देखिए ये भी कितना आसान है। बचपन में आपको सिखाया जाता होगा कि किसी भी शब्द के, 2 शब्दों के बीच में डैश का चिन्ह लगा हो तो वो शब्द द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है।
तो वही आप याद करके इसका आंसर बता सकते हैं। माता पिता यानी कि डैश का चिन्ह है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, द्वंद्व। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।